नमस्कार, मैं पुष्पा लोधी फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा विषय है पादप जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं एक चैप्टर है आपका 10th का। उसमें प्रजनन से संबंधित पादपों में और जंतुओं में प्रजनन से संबंधित बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों के बारे में और प्रजनन की विधियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है, हम बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन क्या है? प्रजनन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संतति को उत्पन्न करने की प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे। प्रजनन क्या है? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, उसे अपन क्या करते हैं? उसे कहते हैं प्रजनन। ठीक है, तो प्रजनन क्या है? प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। अब ये जो प्रजनन की प्रक्रिया है ये दो तरह की होती है। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो प्रजनन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। दो तरह का जनन होता है या प्रजनन की जो प्रोसेस है वो दो तरह से होती है। एक है अलैंगिक, दूसरा है लैंगिक। अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः निम्न जीवों में या पौधों में पाई जाती है। ये किस किस में पाई जाएगी? निम्न जीवों में, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इस तरह के एककोषीय जीवों में, और पादपों में अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। फिर दूसरा है लैंगिक जनन की। अगर बात करें तो लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो उच्च पादपों में और उच्च जीवों में पाई जाती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि विकसित जीवों में पाई जाती है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन निम्न जीवों में या पादपों में होता है और लैंगिक जनन उच्च पादपों में या विकसित जीवों में पाया जाता है। अब अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। जैसे जो पौधा है वो केवल एक प्रकार का होता है, उसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक जीव जो होता है वो अपने जैसी संतति उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लैंगिक जनन है उसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है जो अलग अलग लिंग धारण करते हैं। तो इसमें दो तरह के जीव होते हैं, एक नर जीव होता है और दूसरा मादा जीव होते हैं। तो दो तरह के जनक होते हैं इसमें। अब तीसरा अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन की प्रोसेस है वह, अगर हम पादपों की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः जो द्विलिंगी पादप होते हैं, द्विलिंगी पादपों में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। और अलैंगिक जनन में जो जीव हैं उसमें दोनों लिंग एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं। और ये कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, मतलब एक जीव के अंदर केवल एक लिंग ही पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो होता है उसके द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वह हूबहू अपने जनक के जैसी होती है। मतलब जैसा जनक है, जिस तरह का पौधा है उसके जो संतति होंगी, मतलब जो छोटे प्लांट्स बनेंगे उसके उस बीज से जो उत्पन्न होंगे वो बिल्कुल अपने जनक के जैसे, जो गुण उसके जनक में हैं वही गुण उसके संतति में भी ज्यों के त्यों हूबहू पाए जाते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्लोन भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं रहती है। तो इसमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन में एक रूपता बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हमको एक रूपता चाहिए है तो हमें अलैंगिक जनन कराना होगा। तो एक रूपता जो है वो बनी रहती है। और लैंगिक जनन में क्या है कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये
लैंगिक जनन होता है तो दो भिन्न प्रकार के जीव आपस में जुड़ते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं और जो जनक और संतति होते हैं उनके गुणों में भिन्नता उत्पन्न होती है, भिन्नता आ जाती है। ठीक है। अब अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वह ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जीवन अवधि जो है वो कम होती है या उनमें जीवन क्षमता जो है वो कम पाई जाती है। जीवन क्षमता जो होती है वो कम विकसित होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अपनी संतति जो है वो पूरी तरह से अपने जनक के जैसी होती है और उसमें विभिन्नताएं नहीं होती, तो जो परिवर्तन वातावरण में होते रहते हैं वो उसके प्रति अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। तो अलैंगिक जनन में जो है वो जीवन क्षमता कम विकसित होती है और लैंगिक जनन के द्वारा जो है जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें जो जीव क्षमता है वो ज़्यादा पाई जाती है या जीवन जीने की जो अनुकूलता है वो अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से हम लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिख सकते हैं। अगर प्रश्न आता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए तो हम इस तरह से 5 पॉइंट बना के उसको भाषाई रूप में थोड़ा और व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, अलैंगिक जनन की जो क्रिया है वो निम्न स्तर के जीवों में या निम्न पादपों में पाई जाती है। लैंगिक जनन उच्च पादपों में या विकसित जीवों में पाया जाता है। दूसरा हो जाएगा, अलैंगिक जनन के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, अलैंगिक जनन में की जो क्रिया है वो द्विलिंगी पादपों में होती है और लैंगिक जनन की जो क्रिया है वो एक लिंगी पादपों में होती है, मतलब एक लिंग एक ही पादप में उपस्थित होगा और ऐसे 2 पादप जब आपस में पॉलिनेशन करेंगे तब उनमें लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होगी। और भी हम कई अंतर और लिख सकते हैं। जैसे अलैंगिक जनन है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, युग्मक नहीं बनते इसमें। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं है, तो युग्मकों का निर्माण इसमें नहीं होता है। लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, जो नर पादप होगा उसमें नर युग्मक का निर्माण होगा और जो मादा पादप होगा उसमें मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो 2 तरह के युग्मक होते हैं जिनका निर्माण द्विलिंगी ये पादपों में होता है और लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, तो युग्मक निर्माण होता है। एक अंतर हम लिख सकते हैं, अलैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, लैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम कई सारे अंतर जो हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अंतर लिख लीजिए इनके। अब इसके बाद विधियां हैं, अलैंगिक जनन की विधियां क्या हो सकती हैं। तो अगर हम पादपों की या निम्न स्तर के जीवों की बात कर रहे हैं तो अलैंगिक जनन के लिए उनमें कई प्रकार की विधियां अलग अलग जीवों में देखी जाती हैं। जैसे अलैंगिक जनन की एक विधि है विखंडन। अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहली विधि है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है किसी जीव का खंडों में बंट जाना और प्रत्येक खंड का एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन की जो प्रोसेस है यह 2 तरह से हो सकती है, एक है द्विखंडन और दूसरी है बहुखंडन। द्विखंडन मतलब जैसे एक जीव है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा 2 खंडों में बंट गया, इस तरह से 2 खंड इसके बन गए। इसका जो केंद्रक है वो भी 2 भागों में बंट गया और इसका जो केंद्रक के चारों ओर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो भी 2 भागों में बंट गया और एक जीव से 2 जीव बन गए, 2 भाग बन गए, 2 जीवों में ये बंट गए, 2 सेल बन गई, 2 जीव बन गए और दोनों एक विकसित जीव के रूप में आगे वृद्धि कर ले रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि इसमें द्विखंडन हुआ है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अमीबा। अमीबा के द्वारा हम द्विखंडन को समझ सकते हैं।
चूँकि इसमें एक जीव 2 खंडों में विभक्त होता है, दोनों खंडों में अलग अलग केंद्रक और उनका जीव द्रव्य चला जाता है और दोनों खंड विकसित होकर नए जीव के रूप में बन जाते हैं और नई संतति बन जाती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। केवल 2 खंड बन रहे हैं। ठीक, दूसरी विधि है बहुखंडन। बहुखंडन की जो प्रोसेस है वो पैरामीशियम में देखी जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें खंड तो बनेंगे लेकिन बहुत सारे खंड बनेंगे। कैसे बनेंगे, बहुत सारे खंड बनेंगे, मतलब एक जो जीव है वो कई खंडों में 1 2 3 4 5 कितने भी खंड हो सकते हैं और ये खंड अलग अलग होकर एक नए जीव के रूप में जब विकसित हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं और यह प्रक्रिया जो है वो पैरामीशियम में देखी जाती है। दूसरा हमारा विधि है, दूसरी विधि क्या हो सकती है, दूसरी विधि है मुकुलन। क्या है, मुकुलन, या इसी को कहते हैं बडिंग। बडिंग की जो प्रोसेस है वह सामान्यतः ईस्ट में देखी जाती है। ईस्ट नाम का जो जीव होता है उसमें बडिंग के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। ईस्ट इस तरह की संरचना होती है, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है और ये पहली प्रोसेस हो गई। इसमें यहाँ से छोटी सी एक बड निकलना प्रारंभ होती है और यह बड फिर आगे विकसित होकर इस तरह से ये विकसित हो जाती है और विकसित होकर फिर अंततः अलग हो जाती है और अलग होके एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाती है। इस तरह से अलग जीव बना देती है। ये क्या है, बड है या कली भी इसको कहते हैं, या कली या मुकुल इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ईस्ट में सबसे पहले एक कली का निर्माण होता है, बड या मुकुल का निर्माण होता है और वह मुकुल धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है और विकसित होकर नए जीव के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तीसरी जो विधि है हमारी वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब होता है पौधे के बीज को छोड़कर, फूल को छोड़कर, फूल से बीज बनता है तो फूल और बीज को छोड़कर किसी भी भाग से अगर नई संतति की उत्पत्ति होती है तो हम उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं पौधे का जो प्रजनन अंग है पुष्प या फूल, फूल को छोड़कर, बीज को छोड़कर अगर पौधे के किसी भी भाग से, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर नई संतति की उत्पत्ति हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, जैसे आपने इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा होगा ब्रायोफ्लम में। ब्रायोफ्लम जिसे हम अपनी भाषा में पत्थरचटा बोलते हैं। ब्रायोफ्लम या पत्थरचटा जो होता है उसकी पत्ती कुछ इस तरह की होती है, बहुत ही मोटी और थैलस होती है इस तरह से, और इसकी जो ये जो लहरदार किनारी होती है, इस किनारी पर जहाँ जहाँ पर ये जो लहरदार पत्ती की जो संरचना होती है, इसकी जो लहर है जहाँ पर छोटी छोटी सी बड निकल आती हैं, जैसे ये इधर वाला हिस्सा है, यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी सी बड निकल आती हैं केवल पत्ती में से, और ये बड जो है वो धीरे धीरे विकसित होती हैं और इसमें से जड़ें निकल आती हैं। अगर हम इस हिस्से को अकेला काट के मिट्टी में लगा दें तो एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, पौधे की पत्ती से एक से अधिक नए पौधे बन गए। तो ये पत्ती क्या है, एक पौधे का कायिक भाग है, ये फूल के अलावा भाग है, तो इसको क्या कहेंगे, कायिक भाग कहेंगे। और पत्ती के द्वारा चूंकि इसमें क्या हो रहा है, नई संतति, नए पौधे का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, कायिक विधि द्वारा अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा है, अगला है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन।
पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की जो क्रिया है वो प्लेनेरिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इस तरह का एक जीव होता है, इस तरह का, जिसमें अगर हम इसके इस प्लेनेरिया को अगर हम इधर से काट दें, माने दो भाग अगर हम इसके कर दें, ऊपरी भाग इस तरह का बन जाए और निचला भाग जो है वो इस तरह का बन जाए, ठीक है। तो ये दोनों ही भाग जो हैं वो अलग अलग, जिसमें ऊपर का भाग कटा है उसमें नीचे का भाग विकसित हो जाता है, और जिसमें नीचे का भाग कटा है उसमें ऊपर का भाग विकसित हो जाता है, और दोनों जो जीव हैं वो एक कंप्लीट जीव की भांति व्यवहार करने लगते हैं, एक कंप्लीट जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से एक जीव से दो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। ये पाया जाता है किसमें? प्लेनेरिया में, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन की कुछ विधियां थीं। इसके अलावा और भी कई सारी विधियां हैं जो पौधों में और निम्न स्तर के जीवों में देखी जाती हैं। अब बात करते हैं अपन लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन के लिए पहले तो कंडीशन है कि पौधों में जो है पौधों की बात करें तो पौधे में लैंगिक जनन के लिए जरूरी है कि पौधा कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। उसके पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होना चाहिए, या फिर जो पादप है वो इस तरह से विकसित हुआ होना चाहिए कि उसमें या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर वेल डेवलप्ड हो जाए, और वो परागण की क्रिया के द्वारा आगे दूसरे पौधे पर जाकर परागण कर सकें। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं एक प्रारूपिक पुष्प को। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रारूपिक पुष्प की संरचना अक्सर एग्जाम में आती है कि एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाइए तथा उसके विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। तो सबसे पहले प्रारूपिक पुष्प का चित्र हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप जिस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं वो आप उसको देखें कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम सबसे अंदर का पार्ट बनाएंगे। जब हमें चित्र को बनाना है तो हम सबसे पहले अंदर का पार्ट बनाते हैं, जिसमें सबसे अंदर का पार्ट होता है इस तरह से। फिर इसके ऊपर की ओर उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे इस तरह से। आप इसको प्रॉपरली देखिए कि हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी बड़ी आसानी से एक प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न भागों को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, उसका डायग्राम बना सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। तो ये हमने दो भाग बना लिए। अब तीसरे भाग को कहाँ से बनाना है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, इस तरह से लेते हुए इसको अंदर करते हुए इस तरह से बना लेंगे। फिर अगला जो हमारा पार्ट बनता है वो बचता है यहाँ का, सबसे बाहर का, और लास्ट में बचता है इस तरह से आखिरी भाग, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है एक प्रारूपिक पुष्प का ड्रॉ हो जाता है। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेबल करते हैं सबसे निचला हिस्सा जिस पर फूल जो है वो लगा हुआ होता है, इसको कहते हैं पुष्पासन या थैलेमस। पुष्प का वह भाग जिस पर पुष्प का सबसे निचला भाग जिस पर पुष्प लगा हुआ होता है उसे कहते हैं पुष्पासन। अब पुष्प में सबसे बाहर का जो भाग होता है वो हरे रंग का होता है। अगर आपने फ्लावर देखा हो, कोई सा भी फ्लावर हम देखते हैं तो सबसे बाहर की ओर एक छोटा सा हरे रंग का भाग होता है जो पूरे फूल को कवर किए हुए होता है नीचे से। तो ये जो हरा भाग होता है उसको कहते हैं, और ये पूरा चक्र चारों तरफ से उसको घेरे हुए होता है, तो इसको अपन कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कब कहेंगे? जब पूरा चक्र बना रहा है, उस पूरे चक्र को कहेंगे बाह्य दल पुंज। और जैसे अगर हम इस बाह्य दल पुंज की केवल इस पंक्ति की बात कर रहे हैं, केवल एक की, तो इसको कहेंगे अंखुड़ी। क्या कहते हैं?
अंकुड़ी। तो इसकी जो सिंगल यूनिट है, एकल यूनिट है, या एक छोटा सा जो भाग है उसको अपन क्या कहेंगे, बाह्य दल या अंकुड़ी इसको कह सकते हैं। तो अगर पूरा चक्र है तब बाह्यदल पुंज, और केवल एक की बात कर रहे हैं मतलब बाह्यदल। ठीक, फिर दूसरा कलरफुल भाग होता है जो रंगीन होता है। उस रंगीन भाग को सम्मिलित रूप से सभी जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं उनको सम्मिलित रूप से कहते हैं दलपुंज, और उसके एक भाग को कहते हैं दल, या इसी को कहते हैं पंखुड़ी। ठीक, तो दूसरा भाग हो गया हमारा दलपुंज या सिंगल पार्ट उसका दल या पंखुड़ी। ठीक, तीसरा भाग है ये, तीसरा भाग, तीसरे को हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग। और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। फिर इसके बाद सबसे बाद का ये जो भाग बचा, सबसे अंदर का भाग है, उसको कहते हैं जायांग या स्त्री केसर। इसकी सिंगल यूनिट है जायांग या स्त्री केसर। जायांग सभी को सम्मिलित रूप से कहेंगे और एक सिंगल को अपन कहेंगे स्त्री केसर। ठीक, तो ये तो हो गए एक पुष्प और पुष्प के विभिन्न चार भाग। कोई भी एक प्रारूपिक पुष्प है, कंप्लीट फ्लावर है, एक पूर्ण पुष्प है, तो उसमें चार भाग आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर जो होता है उसको कहते हैं बाह्यदल पुंज, सामान्यतः हरे रंग का होता है। फिर उसके अंदर की ओर एक रंगीन भाग होता है जिसे कहते हैं दलपुंज, जो कैसा होता है, किसी भी रंग का होता है, रंगीन भाग होता है। फिर उसके अंदर की ओर उसका नर जनन भाग, ये पुष्प का जो है यह नर जनन अंग कहलाता है। पुंकेसर को क्या कहते हैं अपन, ये पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। फिर सबसे अंदर की ओर होता है स्त्री केसर, इसको कहते हैं पुष्प का मादा जनन अंग। ठीक है, तो इस तरह से चार भाग होते हैं। इनमें जो दलपुंज और बाह्यदल पुंज हैं इन्हें हम सहायक अंग कहते हैं, क्योंकि ये प्रजनन में सहायता करते हैं, खुद भाग नहीं लेते, है ना। चूंकि बाह्यदल पुंज और दलपुंज जो हैं वो प्रजनन में खुद भाग नहीं लेते हैं, केवल सहायता करते हैं, इसलिए इनको सहायक अंग कहते हैं। और ये जो दो भाग हैं ये दोनों प्रजनन में खुद भाग लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं आवश्यक अंग। ठीक है, तो दो तरह के भाग हो गए, एक हो गया सहायक और दूसरा हो गया आवश्यक। तो किसी भी पुष्प के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, और जो सहायक अंग हैं वो बाह्यदल और दल। ये इस तरह से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब अपन एक संरचना देखते हैं किसकी, नर जनन अंग की या पुंकेसर की। तो जो पुंकेसर होता है वो कुछ इस तरह से विकसित होता है, इस तरह का एक भाग होता है। इस लंबे से नलिकाकार जो भाग होता है उसको कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश या एंथर। और परागकोश और पुतंतु जहाँ पर जुड़े होते हैं इस वाले भाग को कहते हैं कनेक्टिव या योजी। ठीक है, तो किसी भी पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। ऐसे ही स्त्री केसर के भी तीन भाग होते हैं। इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। लंबा सा जो भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिका। और सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है उसको कहते हैं अंडाशय।
अंडाशय के अंदर छोटे छोटे से अंडप लगे होते हैं। सबसे नीचे का जो भाग था जिस पर पूरा पुष्प टिका हुआ है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। इस तरह से ये किसकी संरचना हो गई? स्त्री केसर की या जायांग की संरचना हो गई। इसमें भी 3 भाग हैं, ऊपर की ओर वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और तीसरी अंडाशय। अंडाशय के अंदर अंडप लगे हुए हैं। अंडाशय जो है वो पुष्पासन पर टिका हुआ होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम पुष्प के विभिन्न भाग देख सकते हैं और उन भागों में कैसे वर्गीकरण है ये देख सकते हैं। ठीक है, जब अब एक प्रोसेस और होती है इससे संबंधित, वो क्या है? जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो जनन में क्या होता है कि जो नर जनन भाग है किसका? फ्लावर का। तो फ्लावर में जो पुंकेसर है, पुंकेसर में सबसे ऊपर जो परागकोश पाया जाता है, इस परागकोश के अंदर बहुत छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं अपन, इन कणों को क्या कहते हैं? परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। ये जो परागकण होते हैं एक्चुअल में ये क्या होते हैं? ये नर युग्मक होते हैं। ये क्या होते हैं? किसी भी पुष्प के नर युग्मक होते हैं। ये परागकण जब ये एंथर फटता है, ये परागकोश फट जाता है, तो ये परागकण बाहर निकलते हैं और किसी माध्यम की सहायता से ये कहाँ पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। ठीक, तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? परागण। देखिए 2 शब्द हैं, एक है परागकण और दूसरा है परागण। दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। कैसे अलग अलग हैं? इधर देखें, परागकण ये क्या है? ये है नर युग्मक। ये क्या है? नर युग्मक है। और दूसरा है परागण। परागण क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में परागकण जो हैं वो परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो परागण है ये 2 तरह का होता है, एक है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। ठीक, स्वपरागण और परपरागण। स्व का मतलब क्या होता है? स्व माने अपना, स्व माने अपना या स्वयं का, पर माने पराया या दूसरे का, है ना। तो इसी के आधार पर हम परागण की परिभाषा याद कर सकते हैं कि अगर ये जो परागकण हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, जिस पुष्प का परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर वे परागकण पहुंच रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। परपरागण कब कहेंगे? जब परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच रहे हों तो हम उसको कहेंगे परपरागण। स्वपरागण के लिए किसी भी पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। अगर द्विलिंगी नहीं होगा तो स्वपरागण नहीं होगा, लेकिन परपरागण के लिए यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो स्वपरागण के लिए द्विलिंगी होना आवश्यक है, परपरागण के लिए द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। ठीक, अब स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की या किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं परागकण, इसलिए इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है ना। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हवा के द्वारा ये परागकण जा सकते हैं, जल के द्वारा जा सकते हैं, किसी जीव के द्वारा जा सकते हैं, किसी कीट के द्वारा जा सकते हैं। जैसे अगर हम जलीय पौधों की बात करें तो जलीय पौधों में जल के द्वारा परागण होगा। अगर हम उन पौधों की बात करें जो स्थल पर पाए जा रहे हैं तो उनमें वायु के द्वारा परागण होगा। या हम जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फूलों पर
कीट लग जाते हैं, छोटी छोटी सी चींटियाँ लग जाती हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो एक फूल से परागकणों को लेके दूसरे फूल तक ट्रांसफ़र कर देती हैं, तो वो भी एक परागण के माध्यम के रूप में काम करती हैं। तो इसमें परपरागण के लिए वो आवश्यक होते हैं। तो हर एक जीव का एक अपना महत्व है, इसलिए उन जीवों का होना भी आवश्यक है। तो ये परपरागण हो गया। अब एक और बात आती है कि जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण के द्वारा जो नए जीव बनते हैं, नया बीज बनता है, उस बीज से जो नया पौधा बनता है उसमें उतनी ज़्यादा जीवन क्षमता नहीं होती है, जबकि परपरागण के द्वारा जो पौधा बनता है या नई संतति बनती है उसमें जीवन क्षमता अधिक पाई जाती है, क्योंकि उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये कुछ अंतर थे जिसके आधार पर हम स्वपरागण और परपरागण में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के संदर्भ में वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन दो प्रश्न जो हैं वो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न उसमें आता है कि मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए एवं उसके विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए या विभिन्न भागों के नाम बताइए। तो इजीली हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहले आप इस तरह का एक भाग बनाइए, इस तरह से हम एक भाग बना लेंगे और इस तरह से इसको नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ इस तरफ ले जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पर एक ओव्यूल बना देंगे, उसके ऊपर फिम्बरी बना देंगे, ये फिम्बरी। ठीक है, ऐसे ही इसको इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर एक ओव्यूल बना देंगे, यहाँ पर फिम्बरी बना देंगे और इसको ऐसा जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसको हल्का सा डबल कर देंगे ऐसा। इस तरह से बना ले तो एक सिंपल सा डायग्राम हमारे सामने ड्रॉ हो जाता है। और ये किसका है? ये है मादा जनन तंत्र। ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य में मादा जनन तंत्र को हम किस तरह से दिखाएंगे? तो इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इस भाग को अपन कहते हैं अंडाशय, गर्भाशय, इसको कहते हैं अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको कहते हैं अंडाशय, इसको कहते हैं योनि और इसको कहते हैं योनि मार्ग। ठीक, तो इस तरह से हम एक मादा जनन तंत्र का जो चित्र है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर प्रश्न आता है कि इसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए, तो पहला भाग हो जाएगा गर्भाशय, दूसरा भाग हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय दोनों तरफ एक एक होते हैं तो एक जोड़ी अंडाशय लिखना पड़ेगा। तीसरा भाग हो जाएगा अंडवाहिनी नलिका, चौथा भाग हो जाएगा योनि और पांचवा भाग हो जाएगा योनि मार्ग। इस तरह से हम मादा जनन तंत्र का जो चित्र है वो बना सकते हैं। ठीक, अब ह्यूमन बीइंग्स के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में लैंगिक जनन के लिए हम कह सकते हैं कि 2 तरह के जो जीव हैं, एक को कहते हैं नर, दूसरे को कहते हैं मादा। तो नर में जो युग्मक बनता है, 2 जीव हैं, एक नर है एक मादा है, दोनों जो हैं वो एक लिंगी हैं, केवल एक लिंग धारण कर रहे हैं। तो नर जो होता है उसका जो युग्मक बनता है, नर युग्मक, उसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुक्राणु। शुक्र जो शब्द है अगर वो कहीं पर भी आ जा रहा है तो वो
मेल से या नर से संबंधित हो गया। आपको ये याद रखना है। मेल के लिए डिफाइन करने वाला जो शुक्र शब्द है, ये जहाँ पर भी, चाहे शुक्र वाहिनी हो, चाहे शुक्र नलिका हो, चाहे शुक्राणु हो, सब जगह ये क्या है, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर फीमेल का युग्मक क्या हो जाएगा, इसके युग्मक को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अंडाणु, ओवम। ठीक है, तो मेल का होता है शुक्राणु, फीमेल का होता है अंडाणु, और इन दोनों के संयुग्मन की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं निषेचन, और निषेचन के द्वारा जो बनता है उसको कहते हैं युग्मनज। युग्मनज प्रोसेस क्या कहलाएगी, निषेचन। प्रश्न आता है निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जोड़ने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और निषेचन का जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, युग्मनज, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। ये जाइगोट आगे विकसित होकर फिर भ्रूण का निर्माण करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली होती है, युग्मक चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, ये कैसे होते हैं, ये अगुणित होते हैं, मतलब इसमें क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट होता है, और जबकि युग्मनज या जाइगोट जो होता है वो द्विगुणित होता है, मतलब इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट पाए जाते हैं। इसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है जिसे हम कहते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव का जो मेल होता है, मेल का जो युग्मक होता है, उस युग्मक में इस तरह के XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा 22 जोड़े क्रोमोसोम और होते हैं। कितने होते हैं, युग्मक में 22 होते हैं। 22 धन XY, ये क्रॉस करते हैं किससे, 22 धन XX। हम जानते हैं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य की जो द्विगुणित कोशिका होती है, उस द्विगुणित कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 जोड़े मतलब 44 क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। केवल जो अंतिम जोड़ा होता है वो अलग अलग होता है, जो बताता है कि कौन सा जो संतति है वो नर होगा और कौन सी संतति है वो मादा होगी। तो वो जो अंतिम जो क्रोमोसोम का सेट है XY अगर होता है तो वो नर के लिए रिप्रेजेंट करता है, और अगर XX होता है तो वो मादा के लिए रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो Y गुणसूत्र है वो किसी भी जीव के नर होने के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो अगर जाइगोट निर्माण के समय, निषेचन की क्रिया के समय या जाइगोट निर्माण के समय जो है Y क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है संतति में, तो वो संतति मेल होती है या नर होती है, और अगर X क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है तो वो संतति कैसी होती है, फीमेल होती है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण नर के Y गुणसूत्र के कारण होता है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नर गुणसूत्र कौन सा है, तो वो है Y गुणसूत्र, लेकिन गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए लिखा जाता है XY गुणसूत्र। अब एक प्रश्न और बचता है, कौन सा, गर्भस्थ शिशु। जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको पोषण किस तरह से प्राप्त होता है। जो गर्भस्थ शिशु होता है तो उसे एक संरचना होती है जिसका नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम है, प्लेसेंटा। जो गर्भस्थ शिशु होता है उस गर्भस्थ शिशु में, गर्भस्थ शिशु कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। तो गर्भाशय के अंदर माता से उस संतति तक एक नलिका के द्वारा पोषण प्राप्त होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा, या इसी को अपन कहते हैं, इसी के द्वारा सारा पोषण जो है वो संतति में जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं, अपरा। ज़्यादातर प्लेसेंटा नाम चलता है। तो गर्भस्थ शिशु को पोषण किस अंग के द्वारा प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। प्लेसेंटा क्या है, एक नलिका है जिसके द्वारा समस्त पोषण माता से उस भ्रूण तक पहुंचता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से लगभग सारी चीज़ों पर चर्चा हो जाती है। अब बात आती है छोटे छोटे से प्रश्न, जैसे
एक नंबर के प्रश्न में क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न होता है कि मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किस जीव में पाया जाता है, तो वो हो सकता है ईस्ट। दूसरा आपका प्रश्न हो सकता है कि पुनरुद्भवन की क्रिया किस में पाई जाती है, तो वो प्लेनेरिया में पाई जाती है। फिर एक तीसरा प्रश्न हो सकता है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, तो वो परागण कहलाता है। पुष्प का नर जनन भाग कौन सा है, पुंकेसर है। मादा जनन भाग कौन सा है, तो वो स्त्री केसर है। मनुष्य में नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु है। मादा युग्मक का नाम क्या है, तो अंडाणु है। मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन का उत्पाद क्या है, या निषेचन के बाद क्या बनता है, तो वो जाइगोट बनता है। भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है, किस अंग के द्वारा प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। पादपों का प्रजनन अंग कौन सा है, तो वो है पुष्प। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे से क्वेश्चन निकल के आते हैं। आप इनको प्रॉपर तैयार कीजिए। थैंक यू।